हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी का गद्य 16 एक और जन्मदिन, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी रचित व्यंग्य लेख है, उसके बाकी के अंतिम छोटे छोटे गद्यांशों का अध्ययन व विस्तृत समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। पर छात्रों, उसके पहले प्रस्तुत गद्यांश से संलग्न प्रथम 2 पाठ या ऑडियो से हमने यह जाना व समझा कि लेखक श्री परसाई जी अपना जन्मदिन भूलना चाहते हैं, तो साथ ही साथ मानव सहज चाह भी है परसाई जी को कि उनका जन्मदिन भी बड़े पैमाने पर जोर शोर से मनाया जाए। तो दूसरी तरफ प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक अभावपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले गरीबों को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। तो साथ ही साथ प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने 1 अप्रैल एवं 19 फरवरी को जन्मे लोगों की उदासीनता एवं दुख का कारण हल्के फुल्के ढंग से स्पष्ट किया है। अब छात्रों, आज हम इस ऑडियो के द्वारा पेशेवर अभिनंदनकर्ताओं की कार्यप्रणाली, लेखक के अभिनंदन की योजना तथा उस योजना का अधूरा ही रह जाना तथा देश के भाग्य विधाताओं को लेखक के द्वारा व्यंग्यात्मक शुभकामनाएं प्रदान करना आदि मुद्दों की गहन समझ हम प्राप्त करेंगे। अपने अभिनंदन की योजना से जुड़ी बातें बताते हुए लेखक श्री परसाई जी ने छात्रों लिखा है कि पिछले साल से मेरे अभिनंदन की या मुझे बधाई देने की बात चल रही है। इसके पीछे का कारण बताते हुए लेखक ने लिखा है, लोग कहते हैं कि काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। मतलब कि छात्रों, परसाई जी काफ़ी लंबे समय से साहित्य लेखन कर रहे हैं, अतः ऐसे साहित्य सेवी श्री परसाई जी का उनके दीर्घ लेखन कार्य को लेकर अभिनंदन करना चाहिए। उनकी साहित्य साधना व साहित्य सेवा के लिए उनका सम्मान आदि का कार्यक्रम करना चाहिए, ऐसा अभिनंदनकर्ताओं के द्वारा तय किया गया। आगे लेखक बताते हैं कि ऐसे अभिनंदन या सम्मान का आयोजन या योजना करने वाले लोग पेशेवर यानी कि व्यावसायिक रूप से प्रोफेशनली अभिनंदनकर्ता यानी कि अभिनंदन करने वाले होते हैं। और ऐसे पेशेवर अभिनंदनकर्ताओं की लाक्षणिकता के बारे में बताते हुए लेखक ने आगे लिखा है कि आजकल अभिनंदन करना या बधाई देना, सम्मान करना एक धंधा बन गया है और यह धंधा आजकल बहुत चल पड़ा है और इसके लिए चंदा जमा होता है, यानी कि पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और बाद में उन्हीं चंदे की रकम या रुपये से अभिनंदन का कार्यक्रम पेशेवर अभिनंदनकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। वहाँ जमकर पैसे उड़ाए जाते हैं खाने पीने में। छात्रों, सच तो यह है कि जन्मदिन या किसी विशेष प्रसंग या अवसर का बहाना बनाकर पेशेवर अभिनंदनकर्ता उस व्यक्ति का अभिनंदन करने का कार्यक्रम या योजना बनाते हैं और इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है और बाद में उस चंदे के रुपये का उपयोग पेशेवर अभिनंदनकर्ता अपने खाने पीने के लिए करते हैं और इस प्रकार अभिनंदन करना एक धंधा हो गया है। ऐसे पेशेवर या प्रोफेशनल अभिनंदनकर्ताओं की मनोवृत्ति या मानसिकता का परिचय देने वाला एक प्रसंग लेखक श्री परसाई जी ने छात्रों यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और वे लिखते हैं कि पास के निकट के शहर की एक घटना है। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द शहर यानी नगर और उसका विलोम है गांव या देहात। उस शहर में एक वयोवृद्ध, छात्रों वयोवृद्ध अर्थात जो उम्र में बड़ा है अर्थात वयोवृद्ध। छात्रों, उस शहर के एक वयोवृद्ध समाज सेवी अर्थात समाज की सेवा करने वाले वयोवृद्ध व्यक्ति के अभिनंदन का, उन्हें सम्मानित करने का, बधाई देने का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और चंदे के रुपये या पैसे इकट्ठे किए गए और एक निश्चित तारीख पर, निश्चित दिन पर उस वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। पर छात्रों, देखने वाली बात यह थी कि जिस वृद्ध समाज सेवी के सम्मान का, अभिनंदन का कार्यक्रम करने के लिए चंदे के जो रुपये इकट्ठा किए गए थे, उस पैसे से अभिनंदन के समय कमेटी के सदस्य खुद ही शराब पीकर बेहोश पड़े हुए थे। जब उस वृद्ध के सम्मान का अभिनंदन करने का वक्त निकट आया और जब कुछ लोगों ने बेहोश पड़े पेशेवर अभिनंदनकर्ताओं को होश में आने के लिए समझाया
कि भाई उठो, वृद्ध समाज सेवक के अभिनंदन का सम्मान का समय हो गया है। तो शराब या मदिरा में डूबे अभिनंदनकर्ता या अभिनंदन करने वाले लोगों ने नशे में ही जवाब दिया कि किस कमबख्त का अभिनंदन, अरे वह वृद्ध समाज सेवक तो एक नंबर का चोर है, चोर। और ऐसे चोर समाज सेवी का अभिनंदन भला कौन करना चाहेगा। आगे वे अभिनंदन करने वाले नशे में ही कहने लगे कि अरे वह चोर समाज सेवक भारत सेवक समाज का पैसा भी खा गया है, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला। अरे हम तो खुद उनके नाम के चंदे से अपना ही अभिनंदन कर रहे हैं। छात्रों, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार ये पेशेवर अभिनंदन करने वाले लोग चंदे के रुपये अपने ही मौज शौक में उड़ा देते हैं, नाम किसी का और काम या स्वार्थ खुद का। हालांकि छात्रों, यहाँ परसाई जी आगे लिखते हैं कि यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। लेखक के अनुसार उस श्रद्धेय अर्थात श्रद्धा या आदर से युक्त समाज सेवी की उम्र आयु इन पेशेवर अभिनंदनकर्ताओं के अपशब्द या गालियों से युक्त शुभकामनाओं से बड़ी लंबी हो गई होगी। छात्रों, अब परसाई जी अपने अभिनंदन की बात करते हुए लिखते हैं कि मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। लेखक अपना अभिनंदन करने वाले उत्साही लोगों से पूछते हैं कि आप मेरे अभिनंदन का कार्यक्रम रखने वाले हैं, तो आप मुझे सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और भी कुछ दोगे, पैसे वगैरह आदि। लेखक छात्रों अभिनंदनकर्ताओं को पूछ लेते हैं कि मेरा अभिनंदन करने के लिए आप मुझे प्रशस्ति पत्र ही केवल देंगे कि द्रव्य धन आदि भी आप मुझे प्रदान करेंगे, भेंट देंगे। तब उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि परसाई जी, हम आपको क्यों कुछ नहीं देंगे, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे। अर्थात लेखक श्री परसाई जी को अभिनंदन करता कहते हैं कि हम आपका अभिनंदन करने के लिए द्रव्य संग्रह अर्थात पैसा इकट्ठा करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। छात्रों, यहाँ थैली भेंट करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है धन देकर सम्मान करना। छात्रों, अभिनंदनकर्ता लेखक को थैली देकर सम्मानित करने वाले हैं। यह जानकर परसाई जी तो बड़े खुश हो गए और पैसे या धन मिलने के उत्साह में ही लेखक ने उन लोगों से कहा कि ठीक है, आप लोग जो अभिनंदन पत्र सम्मान के रूप में मुझे देंगे वह अभिनंदन पत्र मैं खुद लिख लूँगा और छपवा भी लूँगा। इस अभिनंदन या प्रशस्ति पत्र के लिखने छपवाने के चक्कर में, झंझट में, परेशानी में आप मत पड़िएगा। छात्रों, लेखक तो अभिनंदन कार्यक्रम में जो थैली भेंट के रूप में मिलने वाली है, उन्हें जो अभिनंदन के रूप में पैसे मिलने वाले हैं, उसी में लेखक को बड़ी दिलचस्पी है। अतः आगे अपना अभिनंदन करने वाले उत्साहियों से लेखक कहते हैं कि आप लोग सब अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिए और जो पैसे एकत्र होंगे उसमें से 25% आपका और बाकी का मेरा। छात्रों, जैसे ही लेखक ने पैसा एकत्र करने वालों से यह कहा कि चंदे के पैसे का 25% हिस्सा आपका और बाकी का हिस्सा मेरा, तो यह बात लेखक की छात्रों अभिनंदनकर्ताओं को अपमानजनक लगी। वे लोग पीछे हट गए और लेखक का अभिनंदन करने की योजना अधूरी ही रख दी उन्होंने। और उन्होंने लेखक से कहा कि परसाई जी, आप कैसी बातें करते हैं, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं और आप परसाई जी हमारा अपमान कर रहे हैं। हम क्या आपके नाम पर इकट्ठा पैसे खा जाएंगे भला। तब परसाई जी ने अभिनंदनकर्ताओं से कहा कि नहीं, मैं आप लोगों का आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेरे अभिनंदन के कार्यक्रम को लेकर मेहनत करेंगे तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि मैं आपको मेहनताना दूँ। मैं मुफ्त में अपना अभिनंदन नहीं कराना चाहता। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त अपमान का विलोम है मान या सम्मान, तो कर्तव्य का विलोम है अधिकार। और मेहनत की कमाई या मेहनत के बदले में मिलने वाली रकम अर्थात मेहनताना। छात्रों, मेहनताना देने की लेखक की बात का नतीजा यानी कि परिणाम बुरा हुआ। अभिनंदनकर्ता लेखक से नाराज हो गए और फलस्वरूप लेखक के अभिनंदन की योजना तभी से अधर में लटक गई। छात्रों, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ है कार्य अधूरा होना या अधूरा ही रहना। खुद के अभिनंदन का अभिनंदनकर्ताओं को मेहनताना देने वाली बात को लेकर लेखक की जबान थोड़ी फिसल पड़ी और परिणाम स्वरूप लेखक की जबान ने उनकी थैली
काट दी। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त मुहावरा थैली काटना का अर्थ है आर्थिक नुकसान सहन करना। ऐसा लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि मेहनता न देने वाली लेखक की बात सुनकर लेखक का अभिनंदन करने वाले अभिनंदनकर्ता या उत्साही नाराज हो गए और परिणाम स्वरूप लेखक के अभिनंदन की योजना अधर में ही लटक गई, अधूरी ही रह गई। और यही वजह है कि अभिनंदन के कार्यक्रम के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जाने वाला था, उसमें से जो हिस्सा लेखक को मिलने वाला था, वह अभिनंदन की योजना अधूरी रहने की वजह से लेखक को न मिल सका। अपनी ही जबान फिसल जाने के कारण लेखक को खुद को ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। और छात्रों, अपनी जबान फिसलने वाली गलती का इकरार या स्वीकार करते हुए लेखक अपने बारे में बताते हुए हमें कहते हैं कि कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं और मैं फिक्रा परस्त हूँ। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द फिरका परस्त और फिक्रा परस्त में अंतर है, भेद है, इसे समझ लीजिएगा। छात्रों, लेखक अपने बारे में स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं पर मैं तो फिक्रा परस्त हूँ। छात्रों, फिरका परस्त होना यानी जाति संप्रदायवादी होना, यानी कि जाति संप्रदाय आदि में आस्था रखना। पर लेखक तो खुद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं तो फिक्रा परस्त हूँ, अर्थात व्यंग्य या फवतियाँ कसने की आदत वाला होना। और अपनी इसी व्यंग्य आदि करने की आदत की वजह से ही तो लेखक के अभिनंदन की योजना तो अधूरी रह ही गई और ऊपर से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा अपनी कड़वी वाणी या व्यंग्य करने वाली जबान के कारण। इस प्रकार अभिनंदन की योजना अधूरी रह जाने के कारण वह आर्थिक नुकसान को लेकर लेखक बड़े दुखी हो गए। छात्रों, अब आगे लेखक हमारे देश के भाग्य विधाताओं को, नेताओं को उनके जन्मदिन की अपने तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं व्यंग्यात्मक रूप से, जो इस प्रकार है। मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता अर्थात देश की बागडोर संभालने वाले आजकल के नेताओं को जन्मदिन पर गले मिलते देखा। लेखक ने देखा कि जिस किसी भी राजनेता का जन्मदिन होता है तो उन्हें मिलने आने वालों का तांता या भीड़ लगी होती है। लोग उन्हें बड़े चाव से गले लगाते हैं। गुलदस्ते और अन्य कई कीमती भेंट सौगात उन्हें दी जाती है। लोग उन्हें माला आदि पहनाते हैं और टीवी तथा अखबारों में इन नेताओं की फोटो आदि छपती है। और ये हमारे भाग्य विधाता को लेखक अपनी व्यंग्य करने की आदत से मजबूर कुछ इस प्रकार जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। छात्रों, लेखक ऐसे नेताओं से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि आप 1 साल 1 वर्ष और जीवित या जिंदा रहे। छात्रों, जीवित का विलोम है मृत। आप 1 साल और जी गए, बड़ा कमाल किया। आप 1 साल और जीवित रहे और फलस्वरूप इस 1 साल में आपने हमारे भारत के भाग्य विधाता ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया। हमारे देश को अधिक अधोगति के मार्ग पर आगे ले जाने को लेकर देश के इन भाग्य विधाताओं को, भ्रष्ट राजनेताओं को लेखक व्यंग्यात्मक ढंग से बधाई देते हुए आगे कहते हैं कि आपने हमारे देश में भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी आदि बुराइयों को बढ़ने का मौका दिया, अवसर दिया। अतः आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे स्वार्थी भ्रष्टाचारी भाग्य विधाताओं को लेखक चिरायु होने की शुभकामना प्रदान करते हुए देश की अवनति को लेकर लेखक उन पर फबतियाँ कसते हैं और फबतियाँ कसते कसते उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। छात्रों, चिरायु अर्थात दीर्घायु, लंबी उम्र वाला, और चिरायु का विलोम है अल्पायु और भ्रष्टाचार का विलोम है शिष्टाचार, शिष्ट या अच्छा आचरण। पर छात्रों, लेखक ने मीसा कानून के डर के मारे इस प्रकार की व्यंग्यात्मक शुभकामनाएं हमारे देश के भाग्य विधाताओं को उनके जन्मदिन के अवसर पर नहीं भेजी। छात्रों, मीसा कानून से जुड़ी संक्षिप्त जानकारी मैंने यहाँ दी है, जो आपको नॉलेज के लिए जरूरी है, बहुत काम आएगी। छात्रों, मीसा कानून को लेकर लेखक डर गए कि कहीं अपनी व्यंग्यात्मक वाणी में देश के भाग्य विधाताओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और वे नाराज हो गए कहीं तो लेखक से, तो वे मीसा कानून के तहत लेखक को जेल में बंद कर देंगे। अतः मन ही मन लेखक इन देश के भ्रष्ट भाग्य विधाताओं को कहना चाहते हैं कि देशवासी रो रहे हैं और आप लोग गले मिलकर हंस रहे हो। देश और देशवासी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं और वहीं ये तथाकथित हमारे भाग्य विधाता अपने जन्मदिन की पार्टियों में, कार्यक्रमों में व्यस्त है, मस्त है। अतः ऐसे भाग्य विधाताओं को लेखक जन्मदिन की व्यंग्यात्मक रूप से शुभकामना देना चाहते हैं और इन्हीं नेताओं के जन्मदिन मनाने के ढंग को देखकर लेखक भी प्रस्तुत गद्य के अंतिम
पैराग्राफ में लिखते हैं कि अब मुझे भी ख्याल रखना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए, समाचार पत्रों के माध्यम से वातावरण बनाऊंगा कि फलाना तारीख को मेरा यानी कि परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। तब कुछ ढंग से अच्छे से जन्मदिन मनेगा श्री परसाई जी का, वरना छात्रों लेखक अगले साल 2 महीने पहले अपने जन्मदिन का वातावरण नहीं बनाएंगे तो फिर उन्हें एक ही गुलदस्ते से संतोष मानना पड़ेगा। पर यदि श्री परसाई जी चाहते हैं कि शुभकामना देने वालों का तांता जन्मदिन पर उनके घर पर लगा रहे तो जरूरी है कि वे अपने जन्मदिन के 2 महीने पहले ही जन्मदिन को बड़े पैमाने पर मनाने के वातावरण का निर्माण करें। छात्रों, सच तो यह है कि इस पूरे लेख के माध्यम से श्री परसाई जी ने जन्मदिन को मनाने के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं, तो साथ ही साथ सुख संपन्न अमीरों को जन्मदिन मनाते देखकर लेखक ने उन पर हल्के फुल्के ढंग से व्यंग्य भी किया है। उम्मीद है छात्रों प्रस्तुत गद्य के सभी गद्यांशों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब छात्रों, प्रस्तुत व्यंग्य रचना के महत्वपूर्ण प्रश्न आदि जो मैंने यहाँ दिए हैं उसे आप गंभीरतापूर्वक ले लीजिएगा।